हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल। तो चलिए शुरू करें। विच लियोपोल्ड मैन्योर इज यूज्ड टू असेस द fetal attitude during abdominal palpation of ANC मदर। एंटीनेटल चेकअप के दौरान फीटल एटीट्यूड को चेक करने के लिए कौन सा लियोपोल्ड मैन्योर यूज किया जाता है? ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। आंसर इज डी फोर्थ। एएनसी चेकअप के दौरान फीटल एटीट्यूड को चेक करने के लिए फोर्थ लियोपोल्ड मैन्योर यूज किया जाता है। फोर्थ लियोपोल्ड मैन्योर, जिसे पेल्विक ग्रिप के नाम से भी जानते हैं, का उपयोग एएनसी मदर के एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान फीटल एटीट्यूड को असेस करने के लिए किया जाता है। पेल्विस ग्रिप में यानी कि फोर्थ लियोपोल्ड मैन्योर में पेशेंट के सिर की तरफ खड़े होकर पैरों की तरफ देखा जाता है। ये पेशेंट है, पेशेंट का पेट। तो इसके अंदर चेक करने वाली नर्स पेशेंट के सिर की तरफ खड़ी रहेगी और पेशेंट के पैरों की तरफ देखते हुए पेशेंट के एब्डोमेन को चेक करेगी। पेल्विक ग्रिप में पेशेंट के सिर की तरफ खड़े होकर पैरों की तरफ देखा जाता है। दोनों हाथों की चारों उंगलियों को यूटेरस के लोअर पोल में मिडलाइन के दोनों ओर रखा जाता है। जैसे आप फिगर के अंदर देख सकते हो, लोअर पोल के अंदर नर्स ने अपने दोनों हाथों को रखा हुआ है, पैरेलल रखा जाता है, और इंग्वाइनल लिगामेंट के पैरेलल रखा जाता है। अब उंगलियों को नीचे और पीछे की तरफ इस प्रकार दबाया जाता है जिससे यूटेरस का लोअर पोल या कहे तो प्रेजेंटेशन दब जाए। दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह दबाया जाता है जिससे लोअर पोल दब जाए। यदि यह बच्चे का सिर है, अगर इस तरह दबाने से अगर ये बच्चे का हेड हुआ तो निम्न लक्षण हो सकते हैं: प्रेजेंटिंग एरिया, एटीट्यूड एंड इंगेजमेंट। अब बात करें बाकी की बची हुई लियोपोल्ड मैन्योर के बारे में। फंडल ग्रिप, जिसे फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्योर के नाम से भी जाना जाता है, यह पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है कि फीटस किस पोल में पड़ा है। ये फर्स्ट लियोपोल्ड है। इसके अंदर नर्स पेशेंट के पैरों की तरफ खड़ी रहती है और उसके सर की तरफ देखते हुए पेशेंट को इस तरह से हाथ करके लेटरल तरीके से ये चेक करते हैं कि पेशेंट किस पोल में पड़ा हो, यानी बैक साइड कौन सी और फ्रंट कौन सा है। नेक्स्ट लियोपोल्ड मैन्योर लेटरल या फिर कहे अम्बिलिकल या फिर कहे सेकंड लियोपोल्ड, जिसका उपयोग पोजीशन ऑफ द बैक, लिम्ब, एंटीरियर शोल्डर और सिर की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें हाथों को मिडलाइन के पास या मिडलाइन से दूर रखा जाता है। फिगर में देख सकते हैं, इसमें पेशेंट फिर से मदर के सर की तरफ मुंह करके खड़ी है और पेशेंट को अम्बिलिकल पेशेंट का इसमें एंटीरियर शोल्डर, पोजीशन ऑफ बैक, लिम्ब को चेक कर रही है, और ये है अम्बिलिकल ग्रिप यानी कि लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट है पॉलिक ग्रिप या कहे थर्ड लियोपोल्ड। यह पता लगाने के लिए की जाती है कि इंगेजमेंट हुआ है कि नहीं। इसमें फिर से नर्स पेशेंट की तरफ मुंह करके खड़ी रहेगी और अपने एक हाथ से पेशेंट के यूटेरस के लोअर पोल पे इस तरह देखती है चेक करके कि उससे अगर पेशेंट का सिर पेल्विस के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब पेशेंट को इंगेजमेंट हुआ है या नहीं, ये पेशेंट को चेक कर सकती है नर्स पॉलिक ग्रिप के थ्रू। तो ये सब था लियोपोल्ड मैन्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट विथ MRSA has been admitted in MICU. The nurse has to provide colostomy care to patient. Which PPE should the nurse use? पेशेंट जो MRS पॉजिटिव है, MICU के अंदर एडमिट हुआ है और नर्स को उसकी कोलोस्टोमी केयर करना है, तो नर्स को कौन सा PPE सूट पहनना है, PPE यूज करना है? ए ग्लोव्स, गाउन एंड मास्क, बी ग्लोव्स ओनली, सी ग्लोव्स एंड मास्क, डी ग्लोव्स शू कवर।
आंसर इज ए, ग्लोव्स, गाउन एंड मास्क यूज करना है MRSA पॉजिटिव पेशेंट के केयर के दौरान। बात करें MRSA फुल फॉर्म क्या होती है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन। ये MRSA मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस एक इन्फेक्शन है जो कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है, जो कि कई एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होता है। MRSA जो पेशेंट होता है पॉजिटिव होता है। दरअसल जो MRS पेशेंट है वो सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है जो कि एक लीड करता है सेप्सिस को, और डेथ भी इसके अंदर हो सकती है। तो MRS पेशेंट की केयर के दौरान ग्लोव्स, गाउन एंड मास्क should be worn as personal protective equipment as there is risk of splash and hand contamination. Next question. Why it is necessary to remove dark color nail paint before surgery? सर्जरी के पहले डार्क कलर नेल पेंट क्यों रिमूव करना चाहिए? A. Nail paint interference with SpO2 monitoring and one cannot assess capillary refill time यानी CRT. B. To prevent burn from cautery. C. Nail paint increase chance of infection. D. To follow OT ethics. Answer is A. Nail paint. Nail paint interference with SpO2 monitoring and one cannot assess capillary refill time. सर्जरी के दौरान नाखून से नेल पेंट रिमूव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सर्जरी के दौरान पेशेंट का सेचुरेशन या फिर कैपिलरी रिफिल टाइम चेक करने की जरूरत पड़ी तो नेल पेंट उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए सर्जरी के पहले नेल पेंट रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A woman with third day postpartum has complaint of engorgement in both breasts. What is the cutoff temperature for fever in postpartum woman? पोस्टपार्टम फीमेल है, एक डिलीवरी के बाद फीमेल है, थर्ड डे उसका, वो कंप्लेन कर रही है कि ब्रेस्ट के अंदर इंगोरमेंट यानी कि ब्रेस्ट का एक्सपेंशन हुआ है और अंदर प्रेशर लग रहा है। तो पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान पोस्टपार्टम में कितना कट ऑफ टेम्परेचर होना चाहिए जो इंडिकेट करे कि पेशेंट फीवर से सफ़र कर रहा है? A 37 डिग्री सेल्सियस, B 38 डिग्री सेल्सियस, C 39 डिग्री सेल्सियस, D 34 डिग्री सेल्सियस। आंसर इज B 38 डिग्री सेल्सियस। 38 डिग्री सेल्सियस इज कट ऑफ टेम्परेचर फॉर फीवर इन पोस्टपार्टम वुमेन। पोस्टपार्टम वुमेन में 38 डिग्री सेल्सियस इज कट ऑफ टेम्परेचर होता है। पोस्टपार्टम पीरियड में 24 घंटे के अंदर टेम्परेचर में वेरिएशन आ सकता है और ये टेम्परेचर 37.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पोस्टपार्टम पीरियड के दौरान किसी भी वुमेन के अंदर 24 घंटे के अंदर 37.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर में वेरिएशन आ सकता है। डिलीवरी के बाद 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट की मामूली प्रतिक्रियात्मक यानी कि लाइट रिएक्शनरी वृद्धि हो सकती है, लेकिन यह 12 घंटों के भीतर सामान्य यानी कि नॉर्मल हो जाती है। डिलीवरी के बाद हल्का फुल्का 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चेंजेस हो जाता है टेम्परेचर के अंदर, लेकिन 12 घंटों के अंदर नॉर्मल हो जाता है। अगर पोस्टपार्टम पीरियड में थर्ड डे की बात करें तो थर्ड डे ब्रेस्ट का एंगोरमेंट के कारण टेम्परेचर में मामूली वृद्धि हो सकती है जो कि 24 घंटे के अधिक नहीं होना चाहिए। अगर थर्ड डे ब्रेस्ट एंगोरमेंट की वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और वो 24 घंटे से ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, वो फीवर को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी इज प्रपोज बाय। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी किसने दी? ए बोरेम, बी रोजर, सी बेटी न्यूमैन, डी लिनिंगर। आंसर इज ए ओरेम। ओरेम थ्योरी के अनुसार लोगों को अपनी देखभाल के लिए आत्मनिर्भर और जिम्मेदार होना चाहिए और दूसरों लोगों के लिए भी। ओरेम की थ्योरी थी सेल्फ केयर डेफिसिट। उस थ्योरी के अनुसार लोगों को अपनी देखभाल स्वयं करना चाहिए और दूसरों लोगों की भी देखभाल में मदद करना चाहिए। लिनिंगर ने जो थ्योरी दी है ये थ्योरी ऑफ कल्चर केयर डाइवर्सिटी एंड यूनिवर्सलिटी। रोजर की दी हुई थ्योरी है साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग्स थ्योरी विच अलाउ नर्सिंग टू बी कंसिडर वन ऑफ द साइंटिफिक डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पेशेंट इज टेकिंग फूड करेक्टली एज पर हर डाइट प्लान बट नो इंक्रीज इन वेट इज ऑब्जर्व्ड। व्हाट विल बी द नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द अबव पेशेंट? एक पेशेंट है जो अपने डाइट प्लान के अकॉर्डिंग खाना ले रहा है जिसके बाद भी उसका वजन नहीं बढ़ रहा, तो नर्स को नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या शामिल करना चाहिए? ए ऑब्जर्व पेशेंट व्हाइल टेकिंग मील एंड आफ्टर अप टू 2 आवर। बी इंक्रीज कैलोरी ऑफ फूड फ्रॉम 1500 to 2000। सी एड विटामिन टेबलेट टू हर मेडिकेशन। D engage them in other activities। Answer is A observe patient while taking meal and after up to 2 hours। ऐसे पेशेंट जो अपना डाइट प्लान के अकॉर्डिंग खाना तो ले रहे हैं, कैलोरी ले रहे हैं, जिसके बाद भी वेट उनका नहीं बढ़ रहा, तो ऐसे पेशेंट अनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित हो सकते हैं। अनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित पेशेंट अपना खाना तो योजना के अनुसार सही ढंग से ले रहा होता है लेकिन उनके वजन में कोई वृद्धि नहीं मिलती, इसलिए नर्सिंग इंटरवेंशन में पेशेंट के खाना खाने के बाद उस पर 2 घंटे तक नजर रखना चाहिए। अनोरेक्सिया नर्वोसा इज द ईटिंग डिसऑर्डर। अनोरेक्सिया नर्वोसा एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं या परिभाषित करते हैं। इसके अंदर पेशेंट इसका कंटिन्यू वेट लॉस होता है, बहुत अधिक फिजिकल एक्टिविटी करता है और उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, और बिहेवियर से मतलब कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वो करता है खाने के बाद, लेक्जेटिव इंटेक करता है और डायरिया उसे हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को अनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर लिया जाता है। इसमें पेशेंट को अधिक वजन बढ़ जाने का डर हमेशा सताए रहता है। अनोरेक्सिया नर्वोसा से सफ़र कर रहे पेशेंट को हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि उसका वजन बढ़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।